मगर उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले दरवाज़ा एक झटके से खुला। पुलिस वाले दंदनाते हुए अंदर दाखिल हुए। सिपाहियों को लीड करने वाला थानेदार बोला, खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हरकत करेगा। इस्माइल ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुजरिम भाग गया है। अगर आपके पास गाड़ी है तो पहले मेरी माँ को हॉस्पिटल छोड़ने में मेरी मदद करो। माँ की जान खतरे में है, बाद में ज़रूरी कार्रवाई कर लेना। पुलिस वालों को देखकर इस्माइल की हल्की सी ढारस बंध गई थी। उसे उम्मीद हो चली थी कि वो बरवक्त अपनी माँ को अस्पताल ले जाएगा। हालांकि ये उसकी खुशफहमी थी, वरना तो उसकी माँ कब की दम तोड़ चुकी थी। थानेदार उससे बोला, मुजरिम भागा नहीं है पुत्र, भागने की फिक्र में है। तेरा क्या ख्याल है? तू हमारी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएगा। वह शीदे पकड़ लो इस बगैरत को। थानेदार उससे बात करते करते एक सिपाही से मुखातिब हुआ। शीदा मुस्तैदी से बोला, जी सर। इस्माइल हैरानी से बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? थानेदार बोला, मैं वैसी ही बातें कर रहा हूँ जैसी तुम्हें सुनाई दे रही हैं और जैसी मुझे करनी चाहिए। बशीरे आलाए कत्ल को किसी रुमाल से पकड़कर महफूज कर लो, इस पर कातिल की उंगलियों के निशान होंगे। इस्माइल को झिड़क कर वो दूसरे सिपाही से बोला और बशीरा जी जनाब कहते हुए जेब से सफ़ेद रुमाल निकाल कर इस्माइल की माँ के पास पड़े आलाए कत्ल की तरफ बढ़ने लगा, जबकि इस दौरान शीदा इस्माइल को हथकड़ी लगा चुका था। फाजिल खान सोफे से टेक लगाए दोनों टांगें शीशे के टेबल पर रखे बैठा था। हाँ भाई शेरे, सुनाओ कोई नई ताज़ी? शेरे ने जवाब दिया, सेठ साहब, लड़की को थानेदार ने एक सिपाही के हाथ भिजवा दिया था। उसके भाई को पुलिस उसकी माँ के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले गई है। उसका वालिद हार्ट अटैक के रास्ते कब्र में पहुंच गया है। फाजिल का कहका काफी बुलंद था। ये है हमसे टक्कर लेने का नतीजा। रोशनी के शहर कराची को तारीख करने की साजिशें बेनकाब, भारतीय एजेंसी रो की चालबाजियां मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। बेवकूफ, कुछ सीखो, तुम तो उसी वक्त उसे पार करने के चक्कर में थे। इसका फायदा क्या होता? 2 मिनट की तकलीफ के बाद हमेशा के लिए मुक्ति। शेरा बोला, जी सेठ साहब, आपकी दानिशमंदी ने ही तो आपको ये मुकाम बख्शा है। फाजिल खान बोला, अब पता है ना क्या करना है? शेरा बोला, हुक्म करें सेठ साहब। फाजिल अली खान ने कहा, इस फाइल में सैयद इस्माइल शाह के घर की मलकियत के कागजात हैं, ले जाओ, उससे इन पर दस्तखत करवा लाओ। शेरे ने पूछा, क्या वो दस्तखत कर देगा? फाजिल बोला, क्या हम उसकी बहन डोली में बिठाने की गर्ज से ले आए हैं? बेवकूफ, उसे धमकी दो कि अगर उसने साइन ना किए तो हम उसकी बहन के साथ क्या क्या कर सकते हैं। शेरे ने फाजिल से फाइल ली। जी बहुत बेहतर, और बाहर जाने के लिए मुड़ा। फाजिल बोला, हाँ, साइन लेने से पहले उसकी ढारस बंधा देना। ढारस बंधाने का मतलब समझते हो ना? शेरा बोला, जी जी जानता हूँ, मगर आप बता देते तो बेहतर होता। फाजिल बोला, गधे, उसे बताना उसकी बहन बिल्कुल महफूज है और साथ मासूम भी। उसे थाने जबरदस्ती ले जाकर बिठाया गया था। बाकी सारा ड्रामा था उसकी अकड़ खत्म करने का। शेरे ने कहा, उसे हकीकत बता दूं? फाजिल ने कहा, बिल्कुल, ताकि उसे पता चले उसने किससे टक्कर ली है। और शेरा असबात में सर हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। ये सब क्या है? हाँ, शकील के लहजे में तासुब था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही शकील, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं। शकील बोला, अखबार में तो कोई अजीब सी कहानी शाया हो रही है। पुलिस का भी सारा जोर इसी बात पर है कि आंटी को भी आपने कत्ल किया है। इसी वजह से इंस्पेक्टर ने तुम्हें अपने वालिदैन के जनाजे में जाने की इजाजत नहीं दी। इस्माइल ने कहा, अखबार वाले कौन सी अजीब कहानी शाया कर रहे हैं? शकील ने कहा कि यही कि रेहाना का किरदार खराब था, उसके साथ आंटी की मिली भगत थी, जबकि अंकल और आप इस बात से लाइल्म थे। जबकि अंकल को इस बात का पता चला तो उन्हें हार्ट अटैक हो गया और आपने इस वजह से आंटी को कत्ल कर दिया।
اسماعیل بولا بکتے ہیں، سارے بکواس کرتے ہیں، یہ سارے بغیرت ہیں، اپنی طرف سے ہانکتے ہیں، ساری ایسی کوئی بات نہیں، نہ ریحانہ ایسی ہے نہ میں نے امی جان کو قتل کیا ہے، شاید میں قاتل کو پکڑنے میں کامیاب بھی ہو جاتا، لیکن افسوس میں امی جان کو سنبھالنے میں لگ گیا اور اسے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ شکیل بولا یہ بات ہے تو یہی ہے کہ تیرے خلاف سازش تیار کی گئی ہے اور یہ کام یقیناً فاضل علی خان نے کیا ہوگا۔ اسماعیل بولا مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، بہرحال تم ریحانہ کا پتہ چلانے کی کوشش کرو، وہ کہاں ہے؟ شکیل نے کہا ٹھیک ہے یار، میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں اور تیرے لیے کسی وکیل کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ شکیل نے اس سے الوداعی مصافحہ کیا اور حوالات سے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر تفکرات کی پرچھائیاں تھی، اپنے تئیں وہ اسماعیل کو تسلی دے آیا تھا، مگر اسماعیل جس جال میں پھنس گیا تھا شاید ہی مشکل سے بچ پاتا۔ پولیس کے بیان بھی اسماعیل کے خلاف تھے، چشمدید گواہ بھی فاضل خان نے کرائے پر حاصل کر لینے تھے، سب سے بڑھ کر آلہ قتل پر اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کے باوجود بھی شکیل نے مصمم ارادہ کیا تھا کہ وہ اسماعیل کو بچانے کی کوشش کرے گا، آگے اللہ مالک ہے۔ سب سے پہلے اسے ریحانہ کو تلاش کرنا تھا جو آخری مرتبہ تھانے میں دیکھی گئی تھی۔ شیرا بڑے انداز سے تھانے دار کے آفس میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ تھانے دار کرسی سے اٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، آئیں جی شیر خان صاحب، خوش آمدید۔ تھانے دار نے مصافحہ کر کے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھے جناب۔ شیرا پھیل کر بیٹھ گیا۔ شکریہ تھانے دار صاحب۔ تھانے دار بولا اوے شیدے کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو۔ شیدہ چراغ والے جن کی طرح نمودار ہو کر بولا جی سر۔ تھانے دار نے شیرے سے پوچھا سیٹھ صاحب کچھ کھانے کو بھی ہو جائے؟ شیرا بولا نہیں نہیں تھانے دار صاحب شکریہ۔ تھانے دار نے پوچھا کیسے تشریف آوری ہوئی؟ شیر خان نے چند بڑی مالیت کے نوٹ نکال کر تھانے دار کی طرف بڑھائے۔ ایک تو آپ کی امانت پہنچانی تھی، یہ سیٹھ صاحب نے آپ کا بہترین کام دیکھتے ہوئے بطور انعام بھیجے ہیں۔ دوسرا اسماعیل نامی ملزم سے کچھ کاغذات بھی سائن کروانے تھے۔ تھانے دار نے لالچی انداز میں رقم جیب میں منتقل کر لی اور بولا کام کا معاوضہ تو میں پہلے ہی وصول کر لیا تھا، بہرحال سیٹھ صاحب کے ہدیے کو ٹھکرانا کفران نعمت ہوگا۔